नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य सीरीज हमारी चल रही है जिसका टेस्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर बेस्ड है। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अ वायर कैरिंग करंट हैज द शेप एज शोन इन द डायग्राम। आप देख सकते हैं एक वायर को किस तरीके से बेंड किया गया है। इसके दो पार्ट जो हैं ये एक्स एक्सिस की तरफ हैं और ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाई जेड प्लेन में है। कहने का मतलब ये एक्स वाई प्लेन अगर आप मान ले तो ये जो बोर्ड का प्लेन है ये वाई जेड प्लेन होगा। ये दोनों जो वायर के कंपोनेंट्स हैं वो यहां पर हैं और ये जो सर्कुलर लूप आपको दिख रहा है ये बोर्ड पर है। आपको निकालना है इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पर सेंटर ओ पर। तो अगर आपको सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां पर, तो ये होगा किसके कारण? ये होगा यहां पर तीन जो वायर के पार्ट्स दिख रहे हैं उसके कारण। पहला पार्ट ये वाला सेगमेंट, दूसरा पार्ट ये वाला सेगमेंट और तीसरा पार्ट ये सेमी सर्कुलर रिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस वायर को तीन सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेगमेंट ले लीजिए आप सेमी सर्कुलर रिंग, दूसरा सेगमेंट होगा ये वायर और तीसरा सेगमेंट होगा ये वाला वायर। अब अगर आप बात करें इस वायर की, तो इस वायर के लिए सेंटर ओ जो है वो इसके एंड पॉइंट पर आता है, जबकि जो वायर है वो इधर इनफाइनाइटली जा रहा है। इसका मतलब ये सेमी इनफाइनाइट कंडीशन हो गई। और आपको पता है सेमी इनफाइनाइट कंडीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। हमें सीधे फॉर्मूला लगाना है और सीधे इनको ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं पहले मैं निकालने जा रहा हूं सेमी सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने नाम दिया है B1। जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू, और यहां लेते हैं हम इस सेमी सर्कुलर रिंग का एंगल। सेंटर पर ये जो एंगल बनाने वाली है वो होगा 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। तो यहां पर फॉर्मूला जो है वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई। अब अगर आप बात करें आप जो सेकंड पार्ट है इसका, जो कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और पॉइंट ओ इसके एक एंड पर आ रहा है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर वाली कंडीशन है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये होता है सेमी इनफाइनाइट रिंग के कारण, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। और उसी तरह से जो तीसरा पार्ट दिख रहा है वो तीसरा पार्ट भी क्या दिख रहा है भाई? सेमी इनफाइनाइट वायर ही है, इसलिए यहां पर जो इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी वही आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। भाई साहब मेन चीज जो है अब इनकी डायरेक्शन की है। डायरेक्शंस अगर आपको पता होंगी तो ही आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डायरेक्शन निकलती है किससे? राइट हैंड थंब रूल से। तो यहां पर वायर के लिए थंब को हम पॉइंट करते हैं किधर? करंट की तरफ, और फिंगर जो होती हैं वो देती है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। रिंग के लिए उल्टा हो जाता है, रिंग के लिए फिंगर्स बताती हैं करंट को और थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो जरा देखें, रिंग के लिए करंट इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, थंब जा रहा है अंदर की तरफ, तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो बोर्ड के इनवर्ड होगी, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है माइनस जे कैप। जबकि अगर आप बात करें इस वायर की नंबर 2 जो पोर्शन है, इसको जब आप सीधे हाथ में पकड़ेंगे और थंब की तरफ जो है करंट की तरफ आपका थंब होगा, तो फिंगर ऐसे कर्ल होंगी। देखिए इधर फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है, मतलब यहां पर ऊपर जो फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो यहां पर डायरेक्शन आना चाहिए माइनस के कैप। और उसी तरह से अगर आप थर्ड पोर्शन की बात करें, जो कि इधर वाला वायर आपको दिख रहा है, इसमें जब आप थंब को पॉइंट करेंगे करंट की तरफ,
फिंगर को देखिए, फिंगर ऐसे कर्ल कर रही है, इसका मतलब ऊपर इसका फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, तो फिर यहां पर ये डायरेक्शन भी माइनस के कैप है। भैया मेरे, अब सेंटर पर अगर तेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड टोटल, तो तीनों को ऐड करना है। आप देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है ये तीनों में कॉमन है, और यहां पर अंदर जब माइनस साइन भी आप कॉमन लोगे तो अंदर आना चाहिए पाई जे कैप और प्लस 2k कैप। पाई जे कैप प्लस 2k कैप माइनस साइन के साथ आपको ऑप्शन सी में जो है वो नजर आएगा। इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो ऑप्शन सी है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये था आपका 21st क्वेश्चन। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो एक 1 मीटर लेंथ वाले वायर के बारे में है जो कि करंट कैरी कर रहा है। पहले ये बोलता है कि द वायर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप। हमने क्या किया, इस वायर को बेंड कर कर एक सर्कुलर लूप बना दिया जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर था। इसका हमने यहां पर एक ही टर्न बनाया है, और यहां पर इस सर्कुलर लूप का जाहिर है कुछ रेडियस होगा, और अगर यहां पर कुछ रेडियस होगा तो वो रेडियस मैं मान लेता हूं R1। जाहिर है इसकी जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई R1, ये जो है वो 1 मीटर के बराबर होगी, राइट। अब ये बोल रहा है कि इसी वायर को हमने क्या किया, द सेम इज नाउ बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस टू हैव 4 टर्न। भाई साहब, अब उसमें हमने 4 टर्न लगा दिए, जाहिर है रेडियस छोटा हो जाएगा, तो यहां पर जो लूप बनाया है उसके अंदर हमने 4 टर्न्स लगाए हैं। तो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमने 4 लिए हैं। रेडियस कुछ कम होगा, हमने मान लिया कि रेडियस यहां पर R2 है, लेकिन वायर की लेंथ तो वही है ना, 1 मीटर। तो यहां पर अगर हम यहां इसकी सर्कमफ्रेंस निकालें 2 पाई R2, जिसको 4 बार लपेटा गया है, तो इंटू 4 भी आएगा, और ये भी किसके बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 पाई R1 और 4 इंटू 2 पाई R2 दोनों ही 1 मीटर के हैं, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। और अब जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे भाई साहब, तो आपको यहां जो रिलेशन मिलने वाला है वो R2 और R1 का रिलेशन मिलने वाला है, जो कि आने वाला है कि R2 इज इक्वल टू R1 बाय 4। यहां पर जो R2 है वो R1 बाय 4 है। हमसे पूछा है इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें एक सर्कुलर लूप के कारण निकालना है, देन वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर दैट, जो होता है बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पूरे लूप का एंगल लेंगे यहां पर, तो वो 360 डिग्री होता है, जो कि हो जाएगा यहां पर 2 पाई। तो ये होगा आपका सेंटर पर एक लूप के कारण, एक सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड, उसमें सिंगल टर्न के कारण होगा। अगर हमारे पास भाई साहब n टर्न है तो हम n का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ टर्न को ही चेंज किया है। इस स्थिति में n1, इस स्थिति में n2। दूसरा जो ये चीज चेंज कर रहा है वो है रेडियस, यहां R1 और यहां R2। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर इस फॉर्मूले में केवल n और r ही चेंज हो रहा है, बाकी सब चीजें जो हैं वो कांस्टेंट हैं। अगर बाकी सब चीजें जो हैं वो कांस्टेंट हैं तो आप ही सोचिए क्या होने वाला है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो अगर आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अब आप लिख सकते हैं B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, क्योंकि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप लिख सकते हैं N1 अपॉन N2, और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप लिख सकते हैं R2 अपॉन R1। समझे भैया। तो अगर इस तरह से आप यहां पर लिखते हैं बच्चे, तो वो जो वैल्यूज मैंने अभी आपको बताई हैं बस वो यहां पर आपको पुट करना है और आपका आंसर ऐसे आने वाला है। देखिए B1 पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है P, B2 हमें फाइंड करना है तो B2 ही रहने दो, इक्वल्स टू
n1 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट केस, तो वो भैया एक ही है ना। n2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड केस, सबको पता है 4 टर्न्स लगाए गए हैं। और R2 और R1 का रिलेशन मैंने अभी निकाल के बताया, R2 जो है वो R1/4 है और नीचे R1 एज इट इज, तो R1 कैंसिल, आपको मिलने वाला है B/B2 इक्वल्स टू, यहां मिलने वाला है 1/4 इंटू 1/4, मतलब कि ये हो जाएगा 1/16। भैया मेरे इसको सॉल्व कर ले, मिलने वाला है B2 इक्वल टू 16B। नोट कर लें इसको, ये होगा यहां पर, या आप पॉज करके इसको उतार सकते हैं। 16B जो है वो आंसर होगा। और अगर आप देखें तो वो जो आंसर है आपका 16B, वो बी वाला ऑप्शन जो है उसमें आ रहा है। इट मींस दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 23। और ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछी जाती रहती है। A cylindrical rod is reformed to half of its original length keeping volume constant। अरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वाला केस है। जब वायर को स्ट्रेच करते हैं ना बंधु, तभी तो क्या होता है, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेच कर दे या कंप्रेस कर दें, तो वही चीज बता रहा है। और बच्चा बच्चा जानता है भाई साहब, इस केस में जो रेडियस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² है। मतलब कि अगर लेंथ को डबल करोगे तो रेडियस 4 गुना हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। और अगर आप लेंथ को हाफ कर दोगे ना भाई, तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 टाइम्स आना है। इसका मतलब यहां पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में याद रखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। इससे आप विद इन 30 सेकेंड आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो भैया इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 24, जो बता रहा है कि सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R कैरिंग अ करंट I इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द लूप, द फोर्स ऑन द लूप इज। भाई साहब हर टीचर ये ठोक ठोक के पढ़ाता है कि अगर कोई लूप है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, भले फिर वो कैसा भी रखा गया हो, उस पर नेट फोर्स 0 आता है। मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और यहां पर आंसर जो है वो 0 होना चाहिए। तो 0 दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 पर, तो a charged particle would continue to move with a constant velocity in a region wherein which of the following conditions is not correct। भाई साहब सुन लो ध्यान से, यहां पर बोला गया है कि कौन सी कंडीशन करेक्ट नहीं है। अब ये उलझाने वाला चक्कर है, करेक्ट नहीं ढूंढने में टाइम लगेगा, तो अपन इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। अगर उसने पूछा है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए कौन सी कंडीशन करेक्ट नहीं है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा तब कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। समझ रहे हैं ना, उल्टा कर लिया मैंने क्वेश्चन को कि चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना भाई साहब, ये किसी भी सिचुएशन में चार्ज को एक्सीलरेट करता ही करता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को एक्सीलरेट कर भी सकता है और नहीं भी। आपको अच्छी तरह से पता है, जब चार्ज जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, और फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन हो नहीं सकता। इसका मतलब साफ बात है कि अगर तुझे चार्ज को एक्सेलरेट करवाना है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ऐसा एक ही ऑप्शन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो चलेगा। भाई साहब दोनों को इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के फोर्स अपोजिट होके एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं और नेट फोर्स हो जाएगा 0। और आपको मैंने सिखाया है कि फोर्स नहीं तो वेलोसिटी में चेंज नहीं, इसलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट विल बी द
करेक्ट ऑप्शन, ये जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहने वाला है, राइट। तो देख सकते हैं आप यहां पर कि ऑप्शन सी यहां पर जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होने वाला है। तो ऑप्शन सी, इसको आप नोट कर लीजिए कि ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा रिवर्स काम किया हमने, उल्टा सोच लिया इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, जिसके अंदर वो एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकता है। अरे भाई साहब, कोई भी चार्ज जब परपेंडिकुलर जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो सर्कल पर घूमता है, और सर्कल पर घूमता है तो उस सर्कल पे घूमने का टाइम पीरियड जो है वो पता होता है, वो टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, ये टाइम पीरियड होता है। और वो इसी टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहा है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। इसका मतलब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में किस चीज में चेंज आएगा? देखिए, मास में चेंज आएगा और चार्ज में चेंज आएगा। मतलब ये दो क्वांटिटी वेरी होंगी, बाकी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तब मैं इसको लिख सकता हूं कि T इज प्रोपोर्शनल टू m/q, बाकी चीजें कांस्टेंट हैं। इसका मतलब टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस हिसाब से यहां पर होगा Tp/T अल्फा इज इक्वल टू, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मास तो डायरेक्ट आएगा Mp/m अल्फा, जबकि चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो चार्ज आना चाहिए यहां पर पहले Q अल्फा, फिर आना चाहिए यहां पर Qp, ये रिलेशन होना चाहिए। अब आप प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के मास और चार्ज इसमें पुट कर दो, आपको रेशियो खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए, Tp/T अल्फा इज इक्वल टू Mp, मास ऑफ द प्रोटॉन अगर हम मान ले m, तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ध्यान है अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 टाइम्स हेवियर होता है, तो यहां पर इसका मास आएगा 4m इंटू, अब चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पर प्रोटॉन से डबल चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन पे चार्ज अगर E है तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2E होगा। अब आप ही समझिए, mm और E कैंसिल करने के बाद ये 2 जो है इससे ये 4 कैंसिल होके 2 आएगा, और फाइनली रेशियो हमको मिलने वाला है 1/2। इसका मतलब जो रेशियो 1:2 अगर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एक सोलेनॉइड के बारे में है, और सोलेनॉइड जो है उसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 100 टर्न्स, और हमें क्या किया है इस ये जो आपका सोलेनॉइड दिख रहा है ना बच्चे, इसमें से 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो किया है, और हमसे बोला है कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो कहां? सोलेनॉइड के एंड पर। अरे भाई साहब, सोलेनॉइड के लिए जनरली जो फॉर्मूला याद रहता है वो होता है μ0Ni, जो सेंटर के लिए होता है। एंड पॉइंट पर अगर निकालना हो तो बी एंड जो है वो हाफ μ0 इंटू Ni है। आपको पता है यहां स्मॉल n क्या है? स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो सोचिए भाई, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास मिलेगा 100 अपॉन लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.5 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपको यह मिलने वाला है 200 टर्न्स। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ 200 है, बाकी सब चीजें हमें पता होती है, बस वैल्यू रखिए और सॉल्व कर दीजिए, क्वेश्चन आपका हो गया। तो हाफ, यहां μ0 मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कि 200, और आई है 2.5 एम्पियर मतलब 5/2। तो यहां पर आप इसको आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 जा 10, तो आपके पास बी एंड जो है वो आने वाला है, वो आएगा पाई इंटू 1000, ये 200 इंटू 5, 1000 इंटू 10 टू दी पावर -7। बस आप वैल्यू रख दीजिए, बी एंड इक्वल्स टू पाई होता है 3.14, राइट बच्चे। और यहां पर 3 जीरो से ये 3 जीरो जाएंगी तो आपको मिलने वाला है 10 टू दी पावर -4। ऐसा ही सिस्टम में सब कुछ रखा है। तो टेस्ला, मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा, इसमें जब कॉइल में करंट भेजा जाता है तो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में है, जैसे ही करंट भेजते हैं कॉइल डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब करंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा करता है, लेकिन कॉइल को दोनों तरफ स्प्रिंग से पकड़ा हुआ होता है। तो जब कॉइल ट्विस्ट होगी तो स्प्रिंग का शेप बदलेगा, जिससे वो कॉइल को वापस अपने पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है, मतलब स्प्रिंग लगाती है रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये दोनों यहां पर काम करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो बराबर होते हैं। अब अगर स्प्रिंग का पर यूनिट ट्विस्ट रिस्टोरिंग टॉर्क के है तो फाई एंगल पर रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो होगा के इंटू फाई। दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, भैया लूप पर जो टॉर्क काम करता है सबको पता है, वो होता है NIAB। ये होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो गए। आपको पूछा है कि आप यहां फाई की वैल्यू निकालो, तो सीधे आएगी NIAB अपॉन, और नीचे आ जाएगा ये के। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट बोलते हैं इसको, टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको कई लोग। तो इस तरह से आप यहां पर फाई जो है वो निकाल सकते हो। अगर आप ऑप्शन देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है आई को अलग ब्रैकेट के बाहर लिखकर लिखा गया है, तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी यहां पर सही ऑप्शन होना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 29, ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो मैं आपको पहले बता दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। वो केवल उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बस मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर पाएगा, डायरेक्शन को करता है। ये कंसेप्ट पता अगर होगी तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए असर्शन में क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग चार्ज। बिल्कुल सही। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का, मतलब स्पीड का। तो जैसा कि आपको पता है स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो सकती है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है ये सही है। अब ये बोल रहा है रीजन में कि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी वेक्टर। भाई साहब अभी बताया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और आपको पता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो वेक्टर को चेंज हुआ माना जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर को तो चेंज करता है, जबकि ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये गलत है। तो सीधी सी बात है, assertion इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग, और ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी जो है यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है यहां पर क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपको किरचॉफ लॉज लगाना है, और किरचॉफ लॉ लगाना है BCDE वाले लूप में। तो यह BCDE में जैसा उसने बोला है वैसे मैं चल लेता हूं, किरचॉफ लॉ लगा के देख लेते हैं क्या होता है। देखिए भाई साहब, आपको यहां पर जो है वो B से शुरू करना है, C पर पहुंचना है, और ऐसे करते करते वापस आपको B पर आना है। तो हम शुरू करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं आपको पता होगा। तो पहले मैं जा रहा हूं B से C की तरफ। यहां पर आ रहा है रेजिस्टेंस R2 और करंट है I2, तो इनका जो प्रोडक्ट है
वो होगा I2 इंटू R2। वो प्रोडक्ट क्या होगा? I2 इंटू R2। अब हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये प्रोडक्ट लेते हैं हम माइनस में। फिर जब हम आगे चलेंगे तो रास्ते में एक सेल आएगा, और सेल में से आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में घुसोगे, तो यहां पर जो ईएमएफ है हमारे साइन कन्वेंशन रूल के हिसाब से इसको नेगेटिव होना चाहिए। हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। अब जब आप आगे बढ़ोगे और फिर जब यहां चलोगे तो वापस आपके रास्ते में एक सेल आएगा जिसमें आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री करोगे। तो यहां पर ये जो ईएमएफ है इट शुड बी पॉजिटिव। ये जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आप समझ लीजिए कि यहां पर प्लस E3 आपको लिखना है। जब आप आगे चलेंगे ना बच्चे, तो आखिरी ब्रांच बची हुई है, करंट सामने से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, तो यहां पर ये जो करंट है वो I3 है और ये R1 है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है वो आने वाला है I3 इंटू R1, लेकिन करंट इधर से आ रहा है, आप इधर से जा रहे हो, तो हो गया भाई साहब ये पॉजिटिव, और पहुंच गए आप वापस बी पर, तो इक्वल टू में क्या लिख दो? 0। अगर कोई यहां क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यही इक्वेशन आएगी, पर यही इक्वेशन के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो मैं पूरी इक्वेशन के साइन चेंज करके लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं I2 इंटू R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1 इक्वल्स टू 0। तो या तो किरचॉफ लॉ में आपको ये इक्वेशन मिल सकती है या आपको ये इक्वेशन मिल सकती है, आप खुद ही ढूंढ लीजिए कौन सी इक्वेशन यहां पर सेट हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर जो बी में जो इक्वेशन दी हुई है वो सेट कर रही है, इससे मैच कर रही है। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिनिश्ड। तो मैं समझता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, काफी अच्छी तरह से आपने किया होगा, और अगले पेपर का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए और बहुत अच्छी तरह से पेपर दीजिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।